बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.6 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किए थे। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि किस तरह हम डिफरेंट शेप्स की लेंथ्स और साइड्स या फिर एंगल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एक क्यूब दिया गया है और इसको जो है वो है क्या, ये कंटेनर है। एक क्यूब शेप है लेकिन है ये कंटेनर। तो इस कंटेनर की हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इन द फिगर दीज वर्कर्स, ये यहाँ पे जो हमें फिगर दी गई है, एक जो हमें क्यूब दिया गया है, इसमें दीज वर्कर्स आर स्टैंडिंग एट पोजीशन बी डी एच, यानी कि ये जो बी डी एच वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास वर्कर्स खड़े हुए हैं ऑफ क्यूबॉइड शेप। इस क्यूबॉइड शेप के अंदर जो बी डी एच वाले जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पे वर्कर्स खड़े हुए हैं। तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन वर्कर बी एंड डी। अब वो कह रहे हैं कि आप बी और डी जो वर्कर्स हैं, यानी कि जो बी और डी पॉइंट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करें। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन वर्कर एट बी एंड एच। इसी तरह जैसे आप बी और डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसी तरह बी और एच का डिस्टेंस भी फाइंड करें। फाइंड एंगल बी डी एच, और आपने उसका बी डी एच का एंगल भी फाइंड करना है कि कितना है, यानी कि किस एंगल पे वो जो हैं वो खड़े हुए हैं आपस में, इतने कितने कितने दूर खड़े हैं, ये हमने फाइंड करना है। अब जो यहाँ पे आप क्यूब देख रहे हैं, इसको सबसे पहले समझ लें। यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीन जगहों पे वर्कर्स खड़े हुए हैं। बी और डी का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, बी और एच का डिस्टेंस फाइंड करना है। याद रहे, पहले ये जो क्यूब है ये ऐसे ही था, ये वाले जो ब्लू लाइंस हैं ये इसके अंदर नहीं थी। अब हमने ऑब्वियसली जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको हमने प्रोमिनेंट करना है, तो हमने बी और डी और बी और एच के दरमियान लाइंस लगा ली हैं ताकि हमें पता हो कि हमने इसको फाइंड करना है। और इसी के यहाँ पे जो एंगल है इसको भी हमने फाइंड करना है, बी डी एच के एंगल को। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास इसको 15 सेंटीमीटर कहा गया है, जी और सी को। तो ऑब्वियसली इस तरह की जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी के सारी 15 सेंटीमीटर के इक्वल होंगी, जैसे कि डी और एच, बी और एफ और ए और ई, सब के सब 15 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे। इसी तरह यहाँ पे इस तरह वाली जो लाइंस हैं, जैसे ये वाली लाइन होगी ए बी ई एफ एच जी डी सी, ये सब 12 सेंटीमीटर के इक्वल होंगी। जबकि जो ये बड़ी वाली लाइंस हैं 16 सेंटीमीटर के, जो कि इक्वल हैं, वो बी सी एफ जी ई एफ और ए डी, इन सारे के अंदर आती हैं। अब यहाँ पे देखें, पहली जो हमने फाइंडिंग करनी है उसके अंदर क्या है, हमने फाइंड करना है बी और डी के डिस्टेंस को, यानी कि कितना बी वाला और डी वाला वर्कर आपस में दूर है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने पिथागोरस थ्योरम को यूज़ किया है, और ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर ये दोनों अवेलेबल थे। ऐसे ही था, अवेलेबल है ना दोनों। हमने बी और डी के लिए ये वाली ट्रायंगल नहीं लेनी, हमने बी और डी के लिए ऐसी ट्रायंगल लेनी है जिसमें हमारे पास कुछ ना कुछ अवेलेबल हो, कुछ ना कुछ हमारे पास गिवन हो। जो डाटा गिवन होगा ऑब्वियसली हम उसी से फाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस ट्रायंगल को लिया, ये वाली जो पूरी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को लिया है, जिसमें से यहाँ पे मेरे पास ये 12 सेंटीमीटर है और ये 16 सेंटीमीटर है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर और बेस का भी स्क्वायर। हमारे पास बेस क्या थी, ये हमारे पास देखें यहाँ पे ये बेस है, और ये बेस क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री के इक्वल है, और 90 डिग्री के बिल्कुल साथ वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास 16 आ गया। इसके अलावा डी सी, यानी कि हमारे पास जो बेस है वो आ गई है 12 सेंटीमीटर। अब आती है बात हाइपोटेन्यूज की, जिसमें बी डी आते हैं, तो उसको हमने फाइंड करना है। तो बी डी एज इट इज आ गया, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है जी, 256, जबकि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 टाइम 144। अब इन दोनों को प्लस किया तो 400 आंसर आ गया। और ये स्क्वायर रूट के साथ इसलिए कैंसिल हुआ है क्योंकि हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया था, ताकि हम स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर सकें। अब देखें, स्क्वायर रूट के साथ जब कैंसिल हुआ तो बी डी का आंसर क्या आ गया,
20 यूनिट्स, क्योंकि हमने जब स्क्वायर रूट 400 लिया था तो हमारे पास 20 आया था। इसका मतलब है बी और डी वाले जो वर्कर्स हैं वो आपस में कितने दूर है, 20 यूनिट्स। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी ट्रायंगल मैंने फाइंड की है, ट्रायंगल मैंने ली है, वो है बी डी एच। ये वाली जो प्रॉपर ट्रायंगल है ये लिया है, जिसमें से हमारे पास अभी ये BD20 आ चुका हुआ है। इसके अलावा डी और एच हमें पता है जो कि 15 के इक्वल है, तो ऑब्वियसली हमारे पास बी और एच आ जाएंगे। अब देखें ये हमारे पास जो है वो हमारे पास बेस है। इसके अलावा अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो वो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के इक्वल है। ये हमारे पास आ जाएगी हाइपोटेन्यूज। अब देखें यहाँ पे हमारे जो BD है वो भी हमने पुट किया है 20, DH भी हमने पुट किया है 15। रही बात हाइपोटेन्यूज की जिसको हमने फाइंड करना है, तो वो हमारे पास यहाँ पे BH का स्क्वायर है। तो BH का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, दोनों का आपस में प्लस किया 625 आ गया। अब हमने 625 का स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि हमने इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल करना है यहाँ पे। तो हमारे पास आंसर आ गया 25 यूनिट्स। इसका मतलब है ये वाली जो लाइन है ये इक्वल है हमारे पास 20 के, और ये जो लाइन है ये हमारे पास इक्वल है 25 के। इस तरह ये जो वर्कर्स के बीच में डिस्टेंस था वो तो फाइंड हो चुका है। अब आती है बात एंगल्स की। अब हमने इसके एंगल को कैसे फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले भी यूज करते हुए आए हैं, अब भी यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई बी, P डिवाइडेड बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस इसको हमने क्यों यूज किया है, tan क्यों यूज किया है, साइन को क्यों नहीं यूज किया, कॉस को क्यों नहीं यूज किया, इसलिए क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस ही अवेलेबल थे। जब हम परपेंडिकुलर और बेस को देखेंगे कि हमारे पास अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली tan का ही यूज होगा। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग से हम अंदाजा लगाते हैं कि tan जो है वो P और B के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास P 15 आ गया, B 20 आ गया, दोनों को आपस में डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.75। अब ये tan जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स 0.75, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे जब, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.86, जो कि इसका एंगल बनेगा फाइनल एंगल BDH का। तो यहाँ तक देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, आप इससे चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें हमारे पास क्या है, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। अच्छा, ये हमें एक पिरामिड दी गई है जो ABCDE के नाम से है, और O जो है वो उसका सेंटर है। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन साइड AB एंड प्लान BCDE। वो कह रहे हैं कि जो BCDE वाले हैं, BCDE, वो हमारे पास यहाँ पे ये E है, ये वाला E है हमारे पास, ये BCD और यहाँ पे E आ गई। तो ये देखें BCDE जो हैं, ये चार जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास स्क्वायर बेस्ड पिरामिड के हैं, और इसमें से जो एंगल है वो हमने A और B का फाइंड करना है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ साइड A और B का जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है। इसके अलावा एंड प्लेन BCDE की जो हमारे पास इफ CA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CA जो है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर, BCDE को हमने फाइंड करना है कितनी लेंथ के इक्वल है। इसके अलावा हमने एंगल फाइंड करना है किसका, AB का। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल ली है BDC, क्या फाइंड करने के लिए, BD फाइंड करने के लिए। और हम BD को क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम BD को फाइंड कर लेंगे तो उसी से हम OB यानी कि जो डायगोनल है उसको फाइंड करेंगे। देखें जब हमारे पास BD आ जाएगा तो डायगोनल आ जाएगी ना, तो डायगोनल के होने के बाद ही हमारे पास OB आ सकते हैं। अब OB का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने उससे ही एंगल को फाइंड करना है। किसके एंगल को, AB के एंगल को। आइए जी यहाँ पे देखते हैं इन ट्रायंगल BDC में हमारे पास BD कैसे फाइंड होगा। हमने सेम वही फार्मूला यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम का कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास BD था, इसके अलावा जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास BC था, और जो बेस है वो हमारे पास थी CD। हमने सबका स्क्वायर लिया। BC जो है वो हमारे पास इक्वल है 4 के। यहाँ पे देखें ये चारों अगर एक 4 सेंटीमीटर के इक्वल है तो ऑब्वियसली चारों 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमने 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास आ गया 4 टाइम्स 16 एंड 4 टाइम्स 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 32 आंसर आया है।
अब स्क्वायर रूट 32 को हम अगेन आंसर लेना चाहेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। अब हमें पता है कि जो सेंटर है ये वाला जिसका नाम O है वो पास कर रहा है डायगोनल से, डायगोनल है ना ये हमारे पास B और D से ही डायगोनल से कर रहा है पास। तो OB जो है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस का जो BD है उसका हाफ लेंगे। जब BD का हाफ लेंगे तो वो OB के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हम OD को फाइंड करना चाहें फिर भी हम BD का ही हाफ लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा OB इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 BD, यानी कि BD का जो हाफ है वो इक्वल है OB के। अब BD का आंसर हमारे पास क्या आया था, 4 स्क्वायर रूट 2 आया था, हमने इसको पुट किया तो ये 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 हो गया। इस तरह OB का आंसर क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखें, अब हमने इस ट्रायंगल को देखना है। इस ट्रायंगल में हमारे पास AO जो है वो 6 सेंटीमीटर है, सही है। इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पे B और O है जिसको हमने फाइंड किया है वो है 2 स्क्वायर रूट 2 के। अब हमने फाइंड करना है एंगल AB को, AB के एंगल को फाइंड करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, जबकि बेस हमारे पास इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 2 के। इन दोनों को हमने यहाँ पे पुट किया है। जब पुट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2.1213। अब हमने tan को इधर तो नहीं ना रहने देना, हमने तो ऑब्वियसली एंगल को फाइंड करना है, तो एंगल को अकेला छोड़ना पड़ेगा अगर इसको फाइंड करना है। तो tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और जब हम tan इनवर्स लेंगे 2.1213 के साथ तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 64.76, और यही इसका एंगल है, फाइनल इसका आंसर है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, फ्लोर ऑफ अ रूम इज 9 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। एक रूम है, उसकी जो छत है वो 9 मीटर हमारे पास फर्श है वो हमारे पास 9 मीटर लंबा है और 6 मीटर जो है वो चौड़ा है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर टू द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ अ रूम इज 49। अब देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा एंगल होता है, जब हम नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं तो वो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और अगर हम ऊपर से खड़े होकर नीचे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास वो कह रहे हैं कि जो ऊपर से जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वहां पे खड़े हों और टॉप की तरफ देखें, ऊपर की तरफ देखें, नीचे से खड़े होके ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, और वो जो ऊपर देख रहे हैं वो राइट साइड पे देख रहे हैं और खड़े जो हैं वो आप लेफ्ट साइड पे हैं। तो वहां से जो रूम का एंगल है वो है 49 डिग्री। अब आप बताएं कि जो डिस्टेंस है एक फ्लोर का अपोजिट कॉर्नर तक, एक आप कॉर्नर पे खड़े हुए हैं उसके जो बिल्कुल सामने वाला कॉर्नर है वहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। और फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे कहें कि आप यहाँ पे खड़े होके ये आपका यहाँ से एंगल बन रहा है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो जो आपका डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, जो बेस होगी वो कितनी होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, इसके अलावा आपने हाइट भी चेक करनी है, ऐसे करके इसको भी चेक करना है कि रूम की हाइट कितनी है। उसके बाद फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम कॉर्नर ऑफ 9 मीटर लॉन्ग वॉल टू द ऑपोजिट टॉप कॉर्नर। पहले आपने जो है वो एक साइड पे खड़े होके जो लेफ्ट वाली साइड है वहां पे खड़े होके आपने देखा था। अब आपने उसके ऑपोजिट चले जाना है और वहां पे देखना है कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा बनेगा। एक एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपको दे दिया गया था ना, तो अगर आप दूसरी साइड पे खड़े हों, एक वाली साइड से हट के, वो ऑपोजिट साइड से हट के दूसरी साइड से खड़े हों, तो फिर आपके पास जो है वो किस तरह बनेगा। ये आपका देखें, फॉर एग्जांपल फ्लोर है, यहाँ पे पहले आप खड़े थे, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहे थे। अब इस साइड से देखें कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा। इसके अलावा फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप कॉर्नर ऑफ 6 सेंटीमीटर। अगर आप फॉर एग्जांपल ऊपर खड़े हुए हैं कॉर्नर पे, तो फिर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग वॉल है आपकी, तो ऑपोजिट साइड का जो कॉर्नर है वो आपके पास कितना एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा। तो सबसे पहले हम इस क्यूब को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये क्यूब आपको नजर आ रहा है। इस क्यूब के अंदर एक फ्लोर है, यानी कि एक कमरा है जिसका फ्लोर बनाया गया है, और ये इसका रूफ है। यहाँ पे ये रूफ है और ये फ्लोर है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जो 49 डिग्री का एंगल बनाया है वो खुद बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो साइड है ये आपके पास
राइट वाली साइड है, ये आपके पास लेफ्ट वाली साइड है। लेफ्ट वाली साइड पे खड़े होके आप देख रहे हैं सामने वाली साइड को, तो आपके पास ये 49 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए और सी का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस नीचे वाली बेस को आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है उसको मैंने लिया है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास बेस क्यों नहीं आई साइड पे, क्योंकि जो हमारे पास बेस है वो बिल्कुल, जो परपेंडिकुलर है वो बिल्कुल 90 डिग्री के साथ होता है, टच होता है। तो 90 डिग्री का जो एंगल है वो भी हमें देख के करना होगा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो साइड है ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को ही हम कंसिडर करते हैं कि वो परपेंडिकुलर है। उसके नीचे वाली को बेस कहते हैं और जो एक रह जाती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब जो रह गई है वो हमारे पास ऑब्वियसली ए सी ही रह गई है। तो ए सी जो है वो हमारे पास है, ए सी हमारे पास ये रह गई है हाइपोटेन्यूज, जिसको हमने फाइंड करना है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी जो है वो हमारे पास 9 के इक्वल थी, यानी कि उसकी जो लंबाई थी वो 9 थी और जो चौड़ाई थी वो 6 सेंटीमीटर थी। तो हमने इन दोनों को पुट किया, हमारे पास आया 81 प्लस 36 इज इक्वल टू 117। अब देखें ए सी का स्क्वायर हमने काटने के लिए क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 117 इक्वल हुआ है 3 स्क्वायर रूट 13 के। तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है। हम ए सी को 10.8 के इक्वल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने पॉइंट्स में आंसर लेके आना तो ये डेसिमल में 10.82 ही हो जाएगा। अब हमने फाइंड करना है कि जो हाइट है रूम की वो क्या है। हाइट ऑब्वियसली जो सामने हमें पहले नजर आई थी ये वाली, ये जो जगह है ये सारी, ये हाइट जो है इसको हमने फाइंड करना है। हाइट को फाइंड करने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस मौजूद है, इसलिए हमने 10 का यूज़ किया है। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो मौजूद है, हमने बेस हमारे पास मौजूद है, हमने परपेंडिकुलर को फाइंड करना है और हमारे पास एंगल मौजूद है वो क्या है 49 डिग्री। तो 1049 डिग्री इक्वल होता है 1.1504 के। जी सी जिसको परपेंडिकुलर हमने कहा है उसको हमने फाइंड करना है। ये देखें यहाँ पे जी सी आपको नजर आ रहा होगा जिसको हमने फाइंड करना है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 13 जो है वो ए सी का जिसका आंसर आया था, यहाँ पे हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 13 हमने उसको यहाँ पे इक्वल किया है। 3 स्क्वायर रूट 13 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जी सी यानी कि हाइट का आंसर आएगा 12.44 मीटर। इसका मतलब है कि जो हमारे पास रूम की हाइट है वो 12.44 मीटर है। अब आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ। एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ए बी और एफ ये हमने कहाँ से लिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास ए बी और एफ की ट्रायंगल है जिसको हमने लिया है। ए बी किसके इक्वल थे 9 मीटर के, हमने यहाँ पे भी यूज की थी। ए बी 9 मीटर के इक्वल है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ये 9 मीटर के इक्वल है। इसके अलावा जो ए सी थी वो हमारे पास आंसर आया था 3 स्क्वायर रूट 13। और इसके अलावा जो हमारे पास ए सी है वो 6 मीटर के इक्वल है। यहाँ पे ये 6 मीटर के इक्वल है, ठीक है। ये है हमारे पास 10.82। ए सी जो है वो हमारे पास 10.82 है। इसके अलावा जो हमने जी सी फाइंड की थी वो है 12.44। और हमारे पास क्या रह गया है जी, हमारे पास रह गई है ये वाली तो हो गई है ना। तो ये वाली जो साइड है ये हमारी रह गई है, ये है 6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास कंप्लीट है। हम अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है जी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। हमने इस tan को ही क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमने एंगल को फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली हमारे पास परपेंडिकुलर बेस मौजूद है, इसलिए हमने इसको tan को ही यूज़ किया है। एफ पी हमारे पास इक्वल था 12.44 के, जैसे कि मैंने अभी आपको वहाँ पे लिख के दिया है कि जी सी 12.4 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि अगर जी सी 12.44 के इक्वल है तो एफ बी जी, इसके अलावा डी एच और ए बी जो है वो ए
ई जो है वो हमारे पास सारे के सारे इसके इक्वल होंगे 12.44 के। तो यहाँ पे देखें 12.44 आ गया। ए बी हमारे पास 9 मीटर के इक्वल था, हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आया 1.3822। अब इसके अलावा जब हमारे पास ये आंसर आ गया तो ये मुकम्मल आंसर नहीं है, बल्कि 10 जो है यहाँ पे रह गया था, इसको ले जाके हम इधर इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एंगल बी ए एफ का 54.11, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास क्या है जी, एफ जी बी। ठीक है, ऊपर से आप खड़े होके जो है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह है कि जो एफ बी है वो आपके पास 12.44 है, और एफ जी जो है वो आपके पास, ये जो एंगल है ना ये हमारा सही नहीं बना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर से आप देख रहे हैं ऐसे, ये एफ जी बी इस तरह करके जो है वो इसकी ट्रायंगल बनी हुई है ऐसे। ये एफ है, ये जी है और ये बी है। आप देखें एफ बी जो है वो इक्वल है 12.44 के, जबकि एफ जी जो है वो इक्वल है 6 के। इसको हमने एंगल को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देख लें आप कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एफ जी 6 है, ये 6 आ गया। इसके अलावा एफ बी जो है वो हमारे पास 12.44 है, ये इसके इक्वल आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया तो 2.0733 आ गया। अब हमने 10 को उधर ले जाके इन्वर्स किया तो हमारे पास आंसर आया है 64.25। तो ये है एंगल एफ जी बी का आंसर 64.25, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का आंसर। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का आंसर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो ऊपर हमने डिस्टेंस फाइंड किए थे दोनों के और हाइट फाइंड की थी वो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 3 सैटेलाइट्स ए बी सी आर यूज्ड फॉर जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नेविगेशन आर ऑर्बिटिंग द अर्थ इन द सेम प्लेन। 3 सैटेलाइट्स हैं हमारे पास ए बी सी जो यूज हो रहे हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में। द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट ए बी इज 15 किलोमीटर। हमारे पास जो डिस्टेंस है सैटेलाइट्स के दरमियान वो कितना है, ए बी वाले के दरमियान 15 किलोमीटर। जबकि जो डी है वो हमारे पास हाउस है ऑन अर्थ, जमीन के ऊपर घर है, कौन सा, डी वाला। सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड डिटरमिन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी सैटेलाइट्स। आपने ए और सी का डिस्टेंस भी फाइंड करना है और इसके अलावा बी और सी का भी जो है वो फाइंड करना है। और फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम सैटेलाइट सी टू डी हाउस, यानी कि सी टू डी भी आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। 3 डिस्टेंस आपने फाइंड करने हैं। यहाँ पे आप इसके अंदर फिगर के अंदर देख सकते हैं कि आपको जो डी वाला पॉइंट है वो अर्थ के अंदर नजर आ रहा है, यानी कि अर्थ के अंदर एक घर है जिसको डी का पॉइंट दिया गया, वो हमारे पास देखें यहाँ ये अर्थ के ऊपर ही बनाया गया है। तो ये डी वाला पॉइंट है, ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। अब ए और डी जो यहाँ पे एंगल है ये 70 है, तो ऑब्वियसली डी बी का एंगल भी 70 होगा, बी सी का एंगल भी 70 होगा, ए सी का एंगल भी 70 होगा। ये दोनों भी हमने फाइंड करने हैं, ये मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह 40-40 आए हैं। इसके अलावा हमने ये दो जो डिस्टेंस हैं ये फाइंड करने हैं कि ये हमारे पास क्या क्या आते हैं। आप इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो इसके इक्वल होगा, इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखें क्या आता है जी, यहाँ पे देखिए मैंने 70 प्लस 70 कैसे किया है। आपको जैसा कि पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को यहाँ पे रखा है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 70 थे, गैमा हमारे पास नहीं था, यानी कि एंगल ए सी बी हमारे पास नहीं था। तो इनको दूसरी साइड पे ले जाके हमने माइनस किया है और इसका हमारे पास आंसर आया है 40, यानी कि हमारे पास एंगल ए सी बी इक्वल है 40 के। तो ऊपर भी 40 आ गया, नीचे भी 40 आ गया। अब हमने यहाँ पे यूज ऑफ लॉ ऑफ साइन यूज किया है। कैसे, क्या फाइंड करने के लिए, ए सी को फाइंड करने के लिए। तो ए सी को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो ए सी डिवाइडेड बाय साइन 70 को लिया है, यानी कि साइन अल्फा को लिया है, ए बी डिवाइडेड बाय साइन 40 लिया है। तो इसका मतलब है कि ए सी हमारे पास इधर ही रह गया, ये साइन 70 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन 70 इक्वल होता है 0.9397 के और साइन 40 इक्वल होता है 0.642 के। इन दोनों को आपस में डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें ए बी, यानी कि ए बी 15 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21.93 किलोमीटर। अब इसका मतलब है जो ए सी है वो भी हमारे पास 21.93 के इक्वल है। अब आते हैं सी डी की तरफ, सी बी भी 21.93 के इक्वल है, बी डी भी 21.93 के इक्वल है, ए डी भी 21.93 के इक्वल होता है। अब आते हैं हम डी और सी के इक्वल, जो इसके डायगोनल्स हैं
वो क्या है। तो ये हमारे पास है जी इन ट्रायंगल ए डी सी, हम ए डी सी को ही लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इन दोनों के पॉइंट्स हैं। हमने इस एंगल को भी हम देख सकते हैं, हमारे पास 140 डिग्री है, एक एंगल भी है और दो साइड्स भी हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सी डी को फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें मौजूद है। यूज लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे जिसमें हमारे पास दो साइड्स भी हों और एक एंगल भी हो। तो हमने यहाँ पे इन सब के अंदर एंगल को भी पुट किया और साइड्स को भी पुट किया, इसका भी स्क्वायर लिया, इसका भी स्क्वायर लिया, 2 को मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ और कॉस एंगल 40 लिया। तो हमारे पास कॉस 40 का आंसर आया -0.7660। इसका आंसर आया है 961.8498। इसका आंसर आया 480.9249। ये तो सेम है क्योंकि इसका भी वही स्क्वायर लेना था। अब देखें जब इन सबको हमने आपस में प्लस माइनस किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो है 1698.6267। अब हमने इसको सारा का सारा एग्जैक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर रूट में बड़ा मसला होता है। आपने पॉइंट के बाद एक रकम नहीं लिखनी, पूरी की पूरी रकम लिखनी है ताकि आपका आंसर एग्जैक्ट आ सके। अब जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया इसको काटने के लिए, तो यहाँ वाला तो कट गया, यहाँ वाला हमारे पास जो स्क्वायर रूट आया है वो है 41.21 किलोमीटर। और इसी के साथ ये देखें हमारे पास इसका जो सी डी यानी कि डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस है वो फाइंड हो चुके हैं। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.6 कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। इसके अलावा अपने जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।